हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखेंगे प्रोटीन का पाचन। इसके पहले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है उसको देखा था, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, मुख गुहा में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आज हम देखेंगे कि प्रोटीन का पाचन किन किन भागों में होता है। तो प्रोटीन का पाचन भी अमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है ना। मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम अमाशय में देखेंगे और कहाँ पर देखेंगे, छोटी आंत में देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि मुख गुहा में ही उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन प्रोटीन में क्या होता है कि मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। तो हम सबसे पहला यहाँ पर लिख लेंगे कि अमाशय में किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे अमाशय में क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम अमाशय देखते हैं तो उसकी जो पेशियाँ होती हैं, ठीक है, तो अमाशय में जब भोजन पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है, लगातार पेशी संकुचन होता है। ठीक है, अमाशय जो होती है वो क्या होती है, संकुचित होती है, ठीक है, सिकुड़ती है। तो पेशी संकुचन होता है जिसके कारण से भोजन क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ठीक है, तो पेशी संकुचन होता है और जो भोजन होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, क्योंकि दबने की वजह से जो भोजन रहते हैं वो और भी ज़्यादा बारीक टूट जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, वो बट जाते हैं। और बटने के पश्चात क्या होता है कि अमाशय से कौन सा रस सिक्रेट होता है, अमाशय से जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, और जठर रस क्या होते हैं, उस छोटे छोटे टुकड़ों में स्रावित होते हैं और भोजन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, एक लुगदी फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जठर रस स्रावित होता है और भोजन में क्या होता है, वो पूरी तरीक़ा से मिश्रित हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होता है कि पेशी संकुचन होता है और दबने की वजह से, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन बढ़ जाते हैं। फिर उसमें अमाशय से जठर रस सिक्रेट होता है जो पूरे भोजन में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेनिन और पेप्सिन दो एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है, यहाँ पर दो एंजाइम होते हैं, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले भी बताया गया था कि जो पेप्सिन होता है ना, वो पेप्सिनोजन एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पेप्सिनोजन, है ना, क्या करता है, ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम पेप्सिन की क्रिया बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पेप्सिनोजन रहता है, वो पेप्सिन जो रहता है वो सबसे पहले एक्टिव होता है। ठीक है, जो पेप्सिन रहता है वो किस तरीके का कार्य करेगा, तो जो पेप्सिनोजन रहता है वो पेप्सिन को क्या करेगा, सबसे पहले एक्टिव करेगा। उसके बाद ये जो पेप्सिन रहता है ना, पेप्सिन एक्टिव हुआ हमारे अमाशय में। फिर जब कोई भोजन के साथ जो प्रोटीन आया रहता है उसके साथ ये एक्टिव जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के साथ क्रिया करके, ठीक है, प्रोटीन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, प्रोटियोसेस। क्या बना लेता है, ये प्रोटियोसेस बना लेता है। और इसके साथ फिर ये जो प्रोटियोसेस रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, पेप्टोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, ये पेप्टोन में चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन रहते हैं वो पेप्टोन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। तो एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन की इकाई होती है। ठीक है, एमिनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो वो किस में चेंज होगा, एमिनो एसिड में चेंज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, किसके द्वारा, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। उसी प्रकार से रेनिन भी होता है। रेनिन क्या करता है, ये दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो रेनिन रहेगा वो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करने के पश्चात ये क्या बना लेता है, पैरा केसिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये पैरा केसिन बना लेता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पैरा केसिन है, पैरा केसिन ये क्या करते हैं,
कैल्शियम के साथ क्रिया करके, है ना, क्योंकि दूध में क्या उपस्थित होते हैं, कैल्शियम भी होता है। तो ये जो पैरा कैसीन है वो कैल्शियम के साथ क्रिया करके, ठीक है, कैल्शियम पैरा कैल्सिमेट बना लेता है, ठीक है। तो पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना लेता है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये एक ठोस दही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो दूध रहता है वो एक ठोस दही में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट रहता है, कैल्शियम पैरा कैसी जो नेट रहता है वो पेप्सिन के साथ क्रिया करके, ठीक है, पेप्सिन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये प्रोटियोसेस प्लस पेप्टोन प्लस इसके साथ ये पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है, ठीक है। तो ये भी एमिनो एसिड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन क्या है, पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन में चेंज होता है, उसके बाद रेनिन के द्वारा वो पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। फिर अमाशय के बाद जैसे ही भोजन का पाचन होता है, उसके बाद जो भोजन है वो कहाँ आती है, छोटी आंत में आती है। तो छोटी आंत में भी प्रोटीन का क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो छोटी आंत में दो जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। एक होता है अग्नाशयी रस जो पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है, अग्नाशय रस। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आंतरीय रस जो कि छोटी आंत से सिक्रेट होता है, ठीक। तो ये दोनों रस क्या करते हैं, बहुत संख्या में प्रोटीएज एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। ये दोनों रस क्या करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम का क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं, ठीक है। तो इनसे दोनों क्या होता है, इन दोनों से प्रोटीएज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। उसके बाद ये दोनों रस क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अग्नाशय रस और आंतरिक रस है दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। छोटी आंत में दोनों रस का सिक्रेशन होता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इस मिश्रण को, ठीक है, पेप्टाइडेज कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, पेप्टाइडेज, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आंतरिक रस और अग्नाशयी रस के मिश्रण को क्या कहा जाता है, इंटेरोपेप्टाइडेज, या इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है इंटेरोकाइनेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटेरोकाइनेज क्या होता है, इंटेरोकाइनेज जो है वो अग्नाशय और आंतरिक रस का मिश्रण होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो इंटेरोकाइनेज रहता है ये ट्रिप्सिनोजन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ये ट्रिप्सिनोजन में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिनोजन रहता है वो स्टार्टिंग में तो ये अक्रिय होते हैं, लेकिन जब इंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। उसके बाद जैसे ही ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होते हैं उसके बाद, है ना, ये जो रहता है वो ट्रिप्सिन, ये सब पाचन की क्रियाएं होती हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। किस में चेंज हो जाता है, ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। इसके बाद ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करता है, जो भोजन रहता है ना, तो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन रहता है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, या एमिनो अम्ल में वो क्या कर देता है, एमिनो अम्ल में उसको चेंज कर देता है। तो प्रोटीन का लास्ट इकाई क्या होता है, एमिनो एसिड ही रहता है। तो जैसे ही एमिनो अम्ल बनता है उसके बाद ये जो रहता है वो ब्लड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो जिसको अवशोषण कहा जाता है। तो ब्लड द्वारा वो ऑब्जर्वेशन हो जाता है या उनका अवशोषण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन में अग्नाशय रस और आंतरिक रस का सिक्रेशन होता है। तो ये जो है वो एक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं जिसको प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है।
इन दोनों रस के मिश्रण को इंटेरोकाइनेस कहते हैं। ये इंटेरोकाइनेस जो है वो ट्रिप्सिनोजन में चेंज हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। उसके बाद ये अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। टूटने के पश्चात ये जो अमीनो एसिड है वो ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर कोशिका के विभिन्न भागों में वो पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन का पाचन। अगला हम देखेंगे वसा का पाचन किस तरीके से होता है। चलिए, तो अब लास्ट हम देखेंगे वसा का पाचन। तो वसा का जो पाचन होता है वो मुख और अमाशय में नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मुख गुहा व अमाशय दोनों में ही वसा का पाचन नहीं होता। अमाशय में वसा का पाचन नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि मुख गुहा और अमाशय में वसा को पचाने वाले जो भी एंजाइम्स है वो वहाँ पर नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से वहाँ पर वसा का पाचन नहीं हो पाता। वसा जो है वो एक, आप इसको एक लिपिड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, या इसको तेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो जल में क्या रहता है, अविलेय रहता है, क्योंकि तेल और पानी कभी भी नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो वो जल में क्या रहते हैं, वसा जो है वो अविलेय होता है। वसा का पाचन जो है वो केवल कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो हम छोटी आंत में देखेंगे कि वसा का पाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, वसा का पाचन केवल और केवल कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। तो वसा का पाचन जो होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है इमल्सीकरण। क्या बोला जाता है उसको, इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वसा के पाचन की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, इमल्सीकरण से क्या होता है, वसा का पाचन करने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं, तो वसा को पाचन करने वाले एंजाइम्स का हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि वसा का पाचन करते हैं। तो इसमें एक आता है लाइपेज। ठीक है, जो लिपिड का पाचन करते हैं या वसा का पाचन करते हैं। और एक और एंजाइम होता है स्टीएप्सिन। क्या एंजाइम होता है, स्टीएप्सिन। दो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको आप याद रखिएगा, ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंजाइम की उपस्थिति में जो वसा रहता है, ठीक है, इनकी उपस्थिति में वसा का पाचन होता है। तो वसा का जब पाचन होता है तो वसा जो है वो किस किस फॉर्म में चेंज होता होगा, जैसे प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में चेंज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो वसा रहेगा वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, किस में चेंज होंगे, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, किस में चेंज हो जाते हैं वो, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। आपने ग्लिसरीन देखा होगा, ग्लिसरीन किस फॉर्म में रहता है, आप देखना ग्लिसरीन जो है वो हल्का ऑयली रहता है। ठीक है, तो वो वसा का ही क्या है, भाग होता है। ठीक है, तो जो वसा रहता है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो वसा के बड़े अणु रहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो वसा का पाचन की क्रिया होती है वो इमल्सीकरण कहलाती है। वसा के पाचन में लाइपेज और स्टीएप्सिन दो एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, वसा का जो पाचन है वो केवल और केवल छोटी आंत में होता है। तो बस वसा के पाचन में इतना ही है। इस तरीके से यहाँ पर जो पाचन की क्रिया है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद कुछ शब्द आते हैं, जैसे ही भोजन का पाचन होता है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भी जटिल अणु थे वो सब छोटे अणुओं में चेंज हो गए, है ना, पाचन की क्रिया हो गई। इसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। तो अवशोषण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, रक्त के द्वारा होगा। अवशोषण होने के पश्चात फिर क्या होगा, उसका स्वांगीकरण होगा। तो स्वांगीकरण जो होता है मतलब जो पदार्थ बनते हैं पाचन क्रिया के बाद उसको कोशिकाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो वो स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण के बाद फिर जो भोजन बचते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो उसका फिर बहिष्करण होता है। तो 3 शब्द आते हैं, अवशोषण, स्वांगीकरण और एक होता है बहिष्करण। उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अवशोषण में क्या होता है कि जैसे ही पाचन क्रिया पूर्ण होती है ना, और पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है, छोटी आंत में, लास्ट भाग होता है छोटी आंत में। तो भोजन के पाचन
पूर्ण होने के बाद भोजन का पाचन कहाँ होता है? आहार नाल में ही होता है ना, तो छोटी आंत में होता है। तो जैसे ही भोजन के पाचन पूर्ण होने के बाद, ठीक है, उनका क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, ठीक है, तो भोजन के पाचन पूर्ण होने के बाद बने हुए भोज्य पदार्थ, ठीक है, आहार नाल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो इस फॉर्म में टूट जाते हैं पाचन के बाद कि वो आहार नाल की जो दीवारें होती हैं उनके द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये अवशोषण की जो क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? यह रुधिर, है ना, ब्लड जो रहता है, ब्लड वाहिनियाँ, उसके द्वारा वो क्या हो जाती हैं, जो भी पदार्थ है वो ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रक्त वाहिनियाँ, है ना, रक्त वाहिनियाँ जो हमारे पूरी शरीर में फैली होती हैं, रक्त वाहिनियों और लसिका, ठीक है, दो वाहिनियाँ होती हैं, लसिका वाहिनियों द्वारा जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो अवशोषण की क्रिया होती है, जैसे ही भोज्य पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं फिर उनका क्या हो जाता है, अवशोषण की क्रिया होती है, जो कि रक्तवाहिनी और लसिका वाहिनियों के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो पदार्थ हैं, है ना, तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग भागों में अवशोषित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम छोटी आंत में देखते हैं कि छोटी आंत में क्या क्या चीज़ का अवशोषण होता है। जो जनरली देखा जाता है कि जो पाचन की क्रिया होती है तो उसमें जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या होता है कि अमाशय में भी कुछ पदार्थों का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि छोटी आंत में किन किन पदार्थों का अवशोषण होता है और अमाशय में किन किन पदार्थों का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि छोटी आंत में क्या क्या चीज़ का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हो गए, इसके साथ ही जो वसा है, ठीक है, वसा का भी अवशोषण होगा। तो वसा में क्या रहते हैं, जो विटामिन्स रहते हैं, तो वसा के विटामिन्स, है ना, इनका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इन चीज़ों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। उसी प्रकार से अमाशय में भी किसका अवशोषण होता है, तो अमाशय में अवशोषण शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अकार्बनिक लवण होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक लवण होते हैं, जो सॉल्ट होता है, उनका अल्कोहल, जो भी नशीले पदार्थ जैसे कि हम ग्रहण करते हैं वो हो गया, पानी हो गया, ठीक है, पानी या पानी में जो विलेय विटामिन्स हैं, तेल में जो या वसा में विटामिन्स है वो छोटी आंत में अवशोषित होता है। अमाशय में जो पानी में विलेय विटामिन्स होते हैं, ठीक है, वो और कुछ अन्य पदार्थ का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों भागों में अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो भोजन अवशोषित हो जाते हैं ब्लड के द्वारा, वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं कि ब्लड के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं, है ना। फिर कोशिकाओं में ही फिर उन भोज्य पदार्थों से किसका निर्माण होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, O2 की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण होता है।
तो यदि एक शब्द में हम बोलेंगे कि उन भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं के द्वारा क्या हो जाता है, उपयोग किया जाता है, तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, अब कोशिकाओं में इनका जब उपयोग हो जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर जो भी पदार्थ बच जाते हैं वो क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे बहिष्करण। चलिए, तो हम अब इंजेक्शन को देखेंगे। बहिष्करण किस प्रकार से होता है। जो भी पदार्थ का हमारे शरीर में उपयोग होता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण, इनकी उपयोगिता जो होती है उनका अवशोषण हो जाता है ब्लड के द्वारा और वो कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाते हैं और उनका स्वांगीकरण हो जाता है। उसके बाद जो भी अनुपयोगी पदार्थ जो बच जाते हैं, ठीक है, जो जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, वो बड़ी आंत में आते हैं। बड़ी आंत में यदि उनमें कुछ पानी बचा रहता है उनका अवशोषण होता है। फिर वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मलाशय में एकत्रित हो जाते हैं और मलाशय में एकत्रित होने के बाद फिर जब मलाशय की दीवारें जो हैं वो संकुचित होती है ना, तो फिर वह जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो गुदा द्वार के द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को कहा जाता है बहिष्करण।